आ रही है मोदी सरकार से जुड़ी हुई। पीएम मोदी आज 7 बैठक करेंगे। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। चक्रवात रेमल के बाद के हालात की समीक्षा की जाएगी। देश में हीट वेव के हालात की भी समीक्षा की जाएगी। ये सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। पर्यावरण दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा होगी। नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे की भी समीक्षा होगी, यानी कि आगे का रोड मैप क्या होगा, इसको लेकर के भी बैठक होगी। यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उसी की सरकार आ रही है। अब जो बैठक होगी उसमें आगे 100 दिन क्या काम करना है उसके लिए भी समीक्षा होगी। जी बता रहा हूँ। जी। मैंने एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को फोन किया। मैंने कहा क्या हुआ, इस समय तो बड़ा फुर्सत होगी, तुम्हारे मंत्री सब बाहर निकले हुए। बोला फुर्सत है, 100 दिन का प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगा हुआ है। 4 दिन पहले की बात है ये। प्रदीप पाटिल, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री दफ्तर को और सबको मैं महाराष्ट्र का रुख करूं, वहां का एग्जिट पोल दिखाऊं। मुझे लगता है कि प्रदीप पाटिल जी इस पर कमेंट करना चाहेंगे कि जो संगीत राठी जी ने कहा कि अभी चुनाव का नतीजा नहीं है, आगे 100 दिन क्या काम करना उस पर नहीं। ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं 2019 में भी मुझे नीति आयोग के एक व्यक्ति ने बताया मतलब क्या है ये, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या है? जनता के मैंडेट का ये एक तरह से मजाक है। जनता का मैंडेट 4 जून को देगी, जब उसके बाद कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा कुछ नहीं है। और जनता जिस तरह से मुद्दे हम इंडिया गठबंधन ने उठाए और जो जेन्युइन मुद्दे हैं, अभी अग्निवीर की बात हो रही थी, अग्निवीर में किसान मजदूर के बच्चे जाते हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री जी 22.5 साल बाद भी 5 साल मांग रहे हैं और आप अग्निवीर को एक नौजवान लड़के को 4 साल दे रहे हैं। और 25% जिनकी रागी साहब बात कर रहे थे, वो ऑलरेडी वो प्रोविजन है उसमें। आसाम राइफल्स वगैरह में अभी भी जाते हैं, वो कोई नया प्रोविजन नहीं दिया गया। तो वो एक तरह से जो भी अग्निवीर का मुद्दा है प्रदीप जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अग्निवीर का मुद्दा युवाओं के लिए मुद्दा है। लेकिन क्या चुनाव में ये जनता उनके हिसाब से जवाब दे? नहीं, हरियाणा में जो यहां पर दिख रहा है कि वहां पर बीजेपी की सीटें घटती हुई दिख रही हैं, कहीं ना कहीं उसकी एक वजह अग्निवीर को माना जा रहा है। लेकिन क्या दूसरे राज्यों में भी उतना ही अपीलिंग होगा, ये देखने वाली बात होगी। इन सबके बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र में एनडीए का परचम लहराया। पोल ऑफ पोल्स, महाराष्ट्र जहां 48 सीटें हैं लोकसभा की, वहां पर एनडीए की जीत तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन पहले से घटता हुआ दिख रहा है। एनडीए को यहां 29 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 19 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए जिसमें कि बीजेपी है, शिवसेना है और एनसीपी है जो कि ओरिजिनल है, लेकिन दूसरी ओर मुकाबला कांग्रेस से है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से है और शरद पवार की एनसीपी के साथ है। और ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, कौन सी एजेंसी ने किसको कितनी सीटें दी हैं, ये भी आपको बता रहे हैं। और महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर क्लीन स्वीप का मानो रिवाज सा बना हुआ है। बीजेपी को एक बार फिर से बंपर सीटें पोल ऑफ पोल पे मिलते हुए दिख रही हैं। गुजरात में एनडीए को 25 सीटें मिलने का अनुमान है और गठबंधन का खाता खुल सकता है। ये एक बड़ी खबर है कि 1 सीट मिल सकती है गठबंधन को। यह दिलचस्प बात होगी कि 1 सीट यहां पर मिलती हुई दिख रही है एग्जिट पोल में। संगीत रागी जी, कौन सी सीट हो सकती है जो कि गुजरात में मिलती हुई दिख रही है किसी और को? मुझे तो नहीं लगती है कोई भी सीटें। मैं तो गुजरात होकर के आया था, वहाँ पर जो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष थे उन्होंने पूरी मीटिंग में कहा था कि इस बार जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 5 लाख के मार्जिन से हमें जीतना है। और 2 दिन पहले 3 दिन पहले वो बनारस में एक मीटिंग में कह रहे थे कि ये देखना है कि हम 2 लाख से कितने से। पिछली बार जो है वो 15 ऐसी सीटें थी जिसका मार्जिन ह्यूज मार्जिन था, 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से वो जीती हुई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी थी और जो कांग्रेस है, इन दोनों का वोट प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो 40% से ऊपर जाता हुआ दिख रहा था। 1 सीट अब अगर कोई दिख रही है तो हम देखते हैं कि अब असल नतीजों में पता चलेगा। राजकोट के बारे में कहा जाता है कि राजकोट का एक ऐसी सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसी हुई थी। ठीक है, लेकिन आप सोच लीजिए कि राजकोट वो सीट है जहां पर नरेंद्र मोदी को पहली बार शिवम त्यागी महाराष्ट्र की चूंकि हम बात कर रहे थे, तो महाराष्ट्र में कांटे का मुकाबला है। पिछली बार आपकी 48 में से आपकी पूर्व सहयोगी, मैं पूर्व इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब तो शिवसेना, अब 2 अलग शिवसेना हो गई है, असली कौन नकली कौन है तो जनता बता देगी। 41 सीटें आपकी आई थी पिछली बार, इस बार सीटें घट रही हैं, वजह? जी, वजह कुछ भी नहीं, बस रिजल्ट से पहले के 2 दिन का रिजल्ट है ये। और मैं कहता हूं कि जब आप रिजल्ट देखेंगे तो देखेंगे कि पिछली बार से बेहतर टैली हमारी होगी। और असली नकली का तो मुझे लगता है कि आपको कहने से डरना नहीं चाहिए। असली जो है वो
हमारे साथ ही है और असली के ही मुख्यमंत्री है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीज़ें रही हैं महाराष्ट्र में, एक बेहतर स्थिति में है। बड़े नेता जो है महाराष्ट्र में वो हमारे साथ जुड़े हैं, चीज़ें बेहतर हुई है, हमारा कैडर मजबूत हुआ है, सरकार वहाँ पर है। और जो महाराष्ट्र में सरकार बनाकर चलाने की कुछ समय तक कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं अपनी हार से इतने आश्वस्त हैं कि देश छोड़कर चले गए। ठीक है, अगर उद्धव ठाकरे को 1% भी लगता कि कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बेहतर है, तो मैं मानता हूं वो देश में होते, कम से कम काउंटिंग तक तो इंतजार करते ही। लेकिन उनको पता है कुछ भी कोई फर्क होने वाला है नहीं। पिछली बार आपने जीती थी 25, तो आपके साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जीती थी, उस वक्त 23 के आसपास सीट जीती थी। अब इस बार अगर सीटें घट के 29 हो रही है आपकी नई शिवसेना के साथ, तो सीटें किसकी घट रही है, शिंदे शिवसेना की या बीजेपी की? मैं मानता हूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विषय हो और चाहे शिवसेना का विषय हो, तो दोनों की ही सीटें नहीं घट रही हैं। और आप जब देखेंगे रिजल्ट के दिन, अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि ये मुद्दा नहीं चला, वो मुद्दा नहीं चला, और प्रदीप जी की तरह इस तरह से भी नहीं कर सकता चुनाव के बाद भी कि चुनाव मोड में ही बैठा रहूं और जनता को ये समझाता रहूं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। चलिए आप नहीं बोलेंगे, शिवम जी आप नहीं बोलेंगे महाराष्ट्र में क्या मुद्दा चला, लेकिन ईशान जी बोलेंगे। लेकिन जी ठीक है, ईशान जी हमारे पास समय कम है शिवम जी, इसलिए हमें जो है सबसे रिएक्शन लेना पड़ेगा। ईशान जी, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं आप लोगों का जो गठबंधन है महाअघाड़ी कुछ यहां फायदे में आता हुआ दिख रहा है। ये प्रदीप जी देखिए, महाराष्ट्र में एक सरकार चल रही थी और बहुत स्टेबल सरकार चल रही थी जो जनता के लिए काम कर रही थी। हमने देखा किस तरह से कोरोना में हमारी महा विकास अघाड़ी की सरकार काम कर रही थी, जिसको गिराने का काम अगर आप पूछेंगे वहाँ पे बच्चे से महाराष्ट्र में, तो बच्चा आपको बता देगा कि 50 करोड़ के विधायक बिके वहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग करके दोनों ही पार्टियों को तोड़ा, एनसीपी को भी तोड़ा और शिवसेना को भी तोड़ा। लेकिन इसका फायदा हमारे महाविकास अघाड़ी को मिलेगा, क्योंकि जो पूरी सहानुभूति है वो आज भी कहीं ना कहीं शरद पवार जी के साथ है, उद्धव ठाकरे जी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि जनता वहां पे बहुत अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ठीक है, अब आइए बस एक आखिरी बात एक बार और बोलना चाहूंगा रागी जी की बात पे, कि कहां तो इनके पास 2047 का रोड मैप है, कहाँ ये कहते हैं 2047 में हम भारत को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ब्लूप्रिंट बना के बैठे हुए हैं, और कहाँ इनको 100 दिन के रोड मैप की भी जरूरत पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी सिर्फ 13 दिन में तैयार करने का काम किया है। तो ये सब साफ दिखाता है कि ये सब चीजें राजनीतिक है। इसका घोषणा पत्र हिट किया है वो कांग्रेस पार्टी। शिवम सिंह पिछली बार भी 125 दिन का रोड होता है। ठीक है, आरती टिक्कू जी यहाँ पर अगर बात की जाए महाराष्ट्र की राजनीति की, तो शॉर्ट टर्म में फर्क होता है जी। ठीक है, हमारे शिवम हमें पता है कि आपके पास जो है इसके लिए जवाब जरूर होगा, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। 2047 के गोल अलग होंगे, 100 दिन के बता दीजिए लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, क्यों ठीक है बता देता हूं। संविधान बदलने वाली बात है। आरती टिक्कू, अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो उद्धव ठाकरे की अगर अगुवाई में कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस जो कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वहां कितने सालों तक शासन किया है, वहां तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के रह गई है। हालांकि इस बार गठबंधन को वहां फायदा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, गठबंधन को फायदा हो रहा है, लेकिन अगर देखे बड़े लेवल पे देखे तो शिवसेना को बहुत ज़्यादा लॉस है। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी वो कहीं बहुत एक पावरफुल फोर्स माना जाता था महाराष्ट्र में, और बीजेपी के साथ जो उनका गठबंधन था वो ट्रेडिशनल गठबंधन था, वो आइडियोलॉजिकल गठबंधन भी था। और आज की डेट में अगर वो 20 सीटें ले रहे हैं महाराष्ट्र पे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एनसीपी भी साथ में टूट गई। जो टूटी हुई पार्टीज होती है वो कहीं पे लेकिन छोटे भाई की भूमिका से बड़े भाई की भूमिका में आ गए उद्धव ठाकरे। उनको अब जो है अमित शाह और मोदी के साए तले नहीं जीना है। मेरे हिसाब से तो राजनीतिक तौर पर उनको फायदा हुआ है। इस पर बहस आगे जा सकती है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। 2 अहम राज्य हैं जिनके आंकड़े हमें बताने हैं। तेलंगाना इसमें एक बहुत अहम राज्य है जहां पर बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। पोल ऑफ पोल्स में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया था, वोट प्रतिशत बढ़ा था जबरदस्त तरीके से कांग्रेस। ये हम आंकड़े जो दिखा रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। तेलंगाना का सी वोटर के हिसाब से 7 से 9 सीटें यहां पर एनडीए को हासिल होती हुई नजर आ रही हैं, और एक्सिस माई इंडिया 11 से 12 एनडीए को दे रहा है, जबकि चाणक्य ने 12 सीटें दी हैं। बहुत बड़ी ये जीत अगर यही आंकड़े आते हैं तो हो सकती है एनडीए के लिए। महा एग्जिट पोल में 10 सीटें एनडीए के पास, 6 सीटें इंडिया गठबंधन के पास और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना बहुत बड़ा उलटफेर अगर इसी एग्जिट पोल की लाइन पर नतीजे आते हैं तो। उत्तराखंड का भी दिखा देते हैं कि उत्तराखंड में एग्जिट पोल क्या कह रहा है। उत्तराखंड की सीटों पर कौन जीत रहा है। पिछले बार यहां पर
बीजेपी जीती थी। इस बार भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बदल नहीं रहा है, यहाँ भी बम्पर जीत बीजेपी को मिल रही है। 5 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीत रही है कि पूरी 5 सीट। तो ये हमने आपके सामने रखा उत्तराखंड, उससे पहले हमने आपके सामने गुजरात, महाराष्ट्र का भी हमने एग्जिट पोल रख दिया। ये है उत्तराखंड की तस्वीर, 5 की 5 सीट, पोल ऑफ पोल्स, यानी कि उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा कुछ 2019 से 2024 में नहीं बदलने वाला, रिजल्ट यही होगा। ये अनुमान है, ये एग्जिट पोल है। एक ही वाजपेयी साहब, महाराष्ट्र की चूंकि बात हो रही थी, शिवसेना असली नकली कौन, आपकी पार्टी भी इस चीज़ से निकल कर आगे बढ़ी है। आपके लिए भी इस बार लिटमस टेस्ट ही है बिहार में। पिछली बार 6 वाला प्रदर्शन दोहराने का प्रेशर हमारा बहुत होगा। तो देखो 14 में भी 100%, 19 में भी 100%, मैं कहूं इस बार भी 100%। इस बार चिराग पासवान जो कहते हैं मोदी जी के हनुमान जी की परीक्षा है इस बार। 5 सीटें हमको मिली हैं और हम 5 जीत के देंगे इनको। नंबर 1। नंबर 2, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि ये चिंतन शिविर कहाँ कराएंगे, वो जरा अनाउंस करवा लो। किनसे पूछ रहे चिंतन शिविर? कांग्रेस वालों से। ये हमेशा चुनाव। ईशान जी वाजपेयी जी पूछ रहे हैं चिंतन शिविर कहाँ कराएंगे? वाजपेयी जी देखिए, हमारा जो चिंतन शिविर, आखिरी चिंतन शिविर हुआ था ना, वो हमारा आखिरी चिंतन शिविर था। अब सारी चिंतन की जरूरत प्रधानमंत्री जी को पड़ेगी। और ये जो एग्जिट पोल है ना, ये देखिए पोल खोलने वाला पोल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुल गई है और मोदी जी की एग्जिट होने वाली है। ठीक है सर, इसी एग्जिट पोल ने, जैसा कि प्रत्युष जी ने शुरुआत में ही बताया था कि भाई आप लोगों को कर्नाटक में जितवा रहे थे हम ही लोग, तेलंगाना में हम ही लोग जितवा रहे थे, तो फिर उस वक्त जो है आप लोग स्वीकार कर रहे थे। मुझे लगता है कि एक कमेंट में प्रदीप भाटी जी और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से चाहूंगा, ये बता दीजिए कि अगर मान लीजिए चुनाव आपके फेवर में नहीं आते हैं तो जिम्मेदारी कौन लेगा, या फिर ईवीएम पर चुनाव कोई चंडीगढ़ मॉडल पे लड़े गए तो अलग बात है, अन्यथा जिस तरह का चुनाव प्रचार है और जिस तरह से जी चंडीगढ़ में वाले चंडीगढ़ मॉडल जो आपने देखा, अभी चर्चा चल रही थी 150 डीएम वगैरह को फोन किए गए, वो सब अगर मॉडल पे नहीं चला और जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं शिवम त्यागी, तो अगर वो मॉडल नहीं रहा तो जनता जिस तरह से तरस रही है वो पक्का। और दूसरी बात जो आप ईवीएम की अभी शिवम त्यागी कर रहे थे, भूल जाते हैं सबसे पहला मुद्दा एडवाणी जी ने उठाया था। मैंने तो एडवाणी जी ने मैंने तो डिबेट में कई बार कहा कि सबसे पहला ही मुद्दा उन्होंने उठाया था, भूल जाते हैं, अल्टू पलटू में कहीं भी पलटते रहते होते ना सर। किसी बात एडवाणी जी ने उठाया था, बीजेपी किसी बात पे नहीं टिके, जीएसटी उन्होंने पूरी किताब लिखी है, कोई किसी बात पे नहीं टिके, पूरी किताब लिखी है, पलट गए। सर 2009 में वो मुद्दा उठाया, 2014 तक जो है याद नहीं आया। सवाल ये है कि अगर मुद्दा वैलिड था तो मान लिए होते, हम जीतेंगे तो ईवीएम सही है, और अगर हम हार गए तो ईवीएम बदनाम हुई। बड़ी दिलचस्प बात है। उसमें एक छोटी सी बात है, अगर कोई विद्यार्थी अगर नकल कर रहा है तो वो इतनी जगह तो छोड़ता है अपने लिए कि भाई वो पूरा ना टेप दे पता चल जाए कि 100%। तो जो ये बात कहते हैं ना कि अगर यहाँ से हम थोड़ा अब ये जाके उसके अंदर पंजाब के अंदर अपनी जीत दर्ज कर देते तो वो वाली नकल होती, चलिए इस तरह से दिखा नहीं पाए। देखिए अभी से जो है ईवीएम को ब्लेम करना शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले जो है एक ट्वीट भी आया है जयराम रमेश का, मास रिगिंग जैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रत्युष। देखिए ये दर्शकों को फिर से क्लियर कर दें, ये एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है। और कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल भी गलत साबित होता है, अनुमान है, इसमें गुंजाइश होती है। अच्छा, असल नतीजे हम जी न्यूज पर दिखाएंगे, सबसे तेज सबसे फास्ट जी न्यूज पर बने रहेंगे 4 तारीख को।